वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि एक बार सर आप खुद पढ़ाओ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नेक्स्ट सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं लेक्चर बनाऊँ तो आज मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज़ में मैं बोलूँगा। आपका जो फोकस है वो स्लाइड पे होना चाहिए, आवाज़ पे आप ज़्यादा फोकस मत दो, ठीक है। स्लाइड पे आप फोकस दो। बिल्कुल ईजी वे में आपको ये टॉपिक जो है आज समझाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत बार आप पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अब सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसमें शेड्यूल्स हैं वो हम देखेंगे। साथ में आपको बता दें, इसमें एक बहुत रिसेंटली 2023 में जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखो, आप सबको पता है हमारे चैनल का मकसद ये है चीज़ों को आसान करके आप तक पहुंचाना। आप बहुत जगह पे आप देखोगे एक एक घंटा आपको बताएंगे, ये छोटी सी चीज़ें 1 घंटे में आपको बताएंगे। हम चाहते हैं कि प्रिसाइज मैनर में कंटेंट आपको वही मिलेगा जो आपको 2 घंटे में मिलेगा, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप तक चीज़ें पहुंचाते हैं जो कि देखने में भी अच्छी लगे, समझ भी आए और ईजिली आपको याद भी रहे। लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा मैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, क्योंकि सब वाकिफ़ हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। 370 हटाया गया था, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम सीधा आपको इंट्रोडक्शन में एक स्लाइड आपको बताएंगे। ये जो आपके सामने स्लाइड है, बस इतनी स्लाइड आपने याद रखनी है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रिलेटेड जो एक इंट्रोडक्शन है खास करके। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आप जल्दी से याद कर लो। 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। आप सबको पता है 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था। 5 अगस्त 2019 में हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, ये सबको पता होगा। और इसी दिन यानी 5 अगस्त को राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है। अगले दिन यानी 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से भी इसको पास कर दिया जाता है। और 9 अगस्त में यानी 3 दिन के बाद 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के भी साइन हो जाते हैं इस बिल पे, तो ये फाइनली एक एक्ट बन जाता है। लेकिन अभी यूटीज़ नहीं बनी। आपको बता दें, ये फाइनली ये जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट होता है। आपको पूछा जाएगा जे.एंड.के स्टेट की 2 यूटीज़ कब बनी, जे.एंड.के स्टेट 2 यूटी में कब डिवाइड हुआ। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, जब जे.एंड.के स्टेट बाइफरकेट होती है 2 यूटीज़ में। और 2 यूटीज़ कौन सी हैं सबको पता है, जे.एंड.के जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ बनी एक यूटी, और दूसरी है आपकी लद्दाख जो कि विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी बनी है। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया वो आपके पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3, पार्ट 1 के आर्टिकल 3 में चेंज लाया गया जब ये एक्ट आया। और इसके साथ साथ शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बस एक ही स्लाइड में यहाँ बात करूँ, लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्लाइड आपने याद रखनी है इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। आपको टोटल 103 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको लगभग 20 से 25 सेक्शंस याद रखनी है। ये देखो, अभी एकदम से याद नहीं हो जाएंगे। अभी फिलहाल अभी जो वीडियो में आपको कंसेप्ट याद करवाऊंगा, कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। सेक्शन जो नंबर है ना, जैसे सेक्शन 3 में क्या है, 4 में क्या, 5 में क्या है, ये आपको इसको बाद में रट्टा लगाना पड़ेगा, वो बात का काम है। अभी फिलहाल आपने समझना है चीज़ों को, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा PDF, आप इसको सिर्फ 1 घंटा या आप आधा ही घंटा दे दो अच्छे से, अगर तो ये सारा पूरा कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, पार्ट 1 जो है ये टाइटल और डेफिनेशन से डील करता है, कितना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 7 तक सेक्शंस आती हैं, और ये डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी कैसे रीऑर्गेनाइज हुई है, इससे डील करता है। अब आपको बता दें, सेक्शन जो आपको याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 और 4 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन 3 आपको याद रखनी है, डील करती है लद्दाख से, यूटी ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन से, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसी में साथ में कहा गया कि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट, जब ये एक्ट बना तब 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, लेह एंड करगिल। हालांकि बाद में एट प्रेजेंट अगर हम 2025 में बात करें, अभी 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं लद्दाख की। लेह करगिल के अलावा 5 और डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं, ठीक है। सेक्शन 4 आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के विद लेजिस्लेचर। जे.एंड.के जो है इसमें लेजिस्लेचर होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ है, ठीक है। लेकिन
जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर है। 3 सेक्शन क्या कह रही है, यूटी ऑफ लद्दाख, और 4 सेक्शन क्या कह रहा है, यूटी ऑफ JNK। ठीक है, क्लियर है, ओके। सेक्शन 5 कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नर होगा, जब ये एक्ट पास हुआ, जो एग्जिस्टिंग गवर्नर था वही लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा दोनों यूटीज़ का, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। हालांकि अब अलग अलग सिस्टम हो चुका है, लेकिन तब की बात थी। और सेक्शन 6 कह रही है कि फर्स्ट अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, में पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि इस एक्ट के लाते वक्त फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई गई थी। तो ये सेक्शन 6 में मेंशन है। तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसके यही 4 सेक्शंस हैं। 3 में लद्दाख यूटी, 4 में JNK यूटी, 5 आ गया कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, 6 आ गया फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट। ठीक है, कुछ सेक्शंस में बीच में स्किप करता जाऊंगा क्योंकि पूरी 103 सेक्शंस आपको पढ़नी नहीं है। जो मैं स्किप कर रहा हूँ समझ लो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पार्ट 3 की बात करें, इसमें आपकी सेक्शन 8 से लेकर 57 तक आता है। और ये जो पार्ट 3 है ये डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स। ये सारा लेजिस्लेचर के साथ ही डील करती है पार्ट 3। अब आपको ये 4 सेक्शन जो आपके सामने हैं, 8, 9, 10 और 13, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कह रहा है अमेंडमेंट टू शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि 4th शेड्यूल में भी अमेंडमेंट लाई जाएगी। सेक्शन 8 कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में। और 9 सेक्शन कह रहा है, 9 और 10 याद रखना। 9 सेक्शन डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की। तो ये आपने याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीट्स हैं, लद्दाख की कोई सीट नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की सीट पूछी जाए तो कितनी है, 4। लोकसभा में पूछी जाए, लोकसभा में कितनी है, 5। ठीक है, लद्दाख की पूछी जाए राज्यसभा में कोई नहीं, और लोकसभा में लद्दाख की 1 सीट। क्लियर है, भूलेगा तो नहीं। 9 सेक्शन डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा। और सेक्शन 10 किससे डील करता है, रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में सीट्स से डील करता है। तो ये आपको होपफुली याद रहेगा। पिछले 2-3 सालों में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 13 से। तो सेक्शन 13 आपने याद रखनी है, डील करता है, ये कह रही है सेक्शन 30 को जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल पौडीचेरी की तरह होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। ये यूटी पौडीचेरी इसी तरह होगा। ये आर्टिकल 239A में मेंशन है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239A विच इज़ एप्लीकेबल टू द पौडीचेरी शैल आल्सो अप्लाई फॉर JNK। जिस तरह पौडीचेरी का होगा इसी तरह होगा JNK में भी सिस्टम चलेगा। ये आर्टिकल 239A में मेंशन है। तो ये आपने आर्टिकल याद रखना है, 239A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, जो पौडीचेरी जो डील करता है पौडीचेरी से, वही जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। ये सेक्शन 30 ऑफ री इलेक्शन एक्ट में लिखा है। और अंडर द आर्टिकल 239A देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, चाहे वो कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। सेक्शन 14, 15 और 16 भी याद कर लो साथ साथ में। देखो मैं अभी फिलहाल आपको बोल रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखो। ये सेक्शंस को बाद में अच्छे से याद कर लेना, आधा घंटा देकर कि कौन सी सेक्शन में क्या लिखा है, थोड़ा कंसेप्ट समझते रहो कि सेक्शन 14 में क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंपोजिशन। सेक्शन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है और 2023 में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है। सेक्शन 14 में मेंशन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, MLAs के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल MLA कितने होंगे, 107। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी होंगी, 107। ये मेंशन है इस सेक्शन 14 में। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हो गया 2023 में, अब ये 107 से बढ़कर 114 MLAs हो गई हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हो गई हैं। ठीक है, 114। तो आपने याद रखना है एट प्रेजेंट 114 है, 114। और इनमें से 24 सीट्स वो वैकेंट रहेंगी POK के लिए। 24 सीट्स POK के लिए वैकेंट रहेंगी, ये आपने याद रखना है। और जो बाकी कितनी बची है, जो भी सीट वैकेंट रहेगी, तो अभी जो इलेक्शन हुआ है कितनी सीट्स पे हुए, 90 सीट्स पे। ठीक है, 90 सीट्स पे। ये जो अमेंडमेंट 2023 की है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 15 कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से डील करता है। ये बहुत बार एग्जाम में अगेन 3 से 4 बार पूछा गया है कि LG कितनी वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में LG कैन नॉमिनेट 2 वुमेन्स। तो ये पॉइंट याद रखना है, LG 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा। अमेंडमेंट में अभी 2 और पॉइंट ऐड हुए हैं, मैं एंड में बताऊंगा। फिलहाल ये याद रखो कि 15 सेक्शन में लिखा है कि LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो 2 वुमेन्स को MLA बनाएगा, नॉमिनेट करेगा, 2 MLAs वुमेन MLAs असेंबली में नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और 16 सेक्शन डील करती है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए, सिंपली कहूँ तो MLA बनने के लिए 25 साल का होना ज़रूरी है।
और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का वोटर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है उसी कंस्टिट्यूंसी का वोटर हो, किसी भी इंडिया के किसी भी कंस्टिट्यूंसी का वो वोटर होना चाहिए तो वो एमएलए के इलेक्शन लड़ सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है। तो अभी क्या आपने सुना, 14 सेक्शन डील करता है सीट्स के रिलेटेड, एमएलए की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो कि 107 बताई गई थी, लेकिन अब जो है 114 हो गई है अमेंडमेंट के बाद। इसमें से भी 24 सीट वैकेंट रहेंगी पीओके के लिए, ठीक है। और सेक्शन नंबर 15 कह रहा है कि एलजी नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 16 सेक्शन में मेंशन है क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए 25 साल का होना, सिटीजन होना और किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का मेंबर होना। ठीक है जी, जब एमएलए बन जाएंगे तो कितने साल तक रहेगा एमएलए की टर्म? 5 साल तक, सिंपल से है। 17 सेक्शन में मेंशन है ड्यूरेशन 5 साल रहेगी एमएलए की। सेक्शन 18 क्या कह रही है? सेशंस के रिलेटेड, असेंबली के सेशंस के रिलेटेड। साथ साथ 19 सेक्शन डील करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन सी सेक्शन में मेंशन है? 19 सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रिएक्शन एक्ट। 21 सेक्शन में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 21 सेक्शन जो है रिएक्शन एक्ट की, ये डील करता है स्पेशल एड्रेस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक स्पेशल एड्रेस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये आपने याद रखना है। वो कब कब होगा? एक तो जब जनरल इलेक्शन होंगे, उसका जब सबसे पहला सेशन होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं उसका सबसे, जब असेंबली बैठेगी यानी, तो उसका सबसे पहला जो सेशन होगा असेंबली का, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्पेशल एड्रेस होगा। और दूसरा हम कहेंगे एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का पहला सेशन जो होगा उसको एड्रेस कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखना है। ये पावर कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 21 में मेंशन है स्पेशल एड्रेस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 21। 24 सेक्शन में ओथ एंड इन्फॉर्मेशन से डील करती है ये सेक्शन कि कोई भी मिनिस्टर जो होगा वो एलजी के बिफोर ओथ देगा। मिनिस्टर की ओथ कौन लेगा? एलजी लेगा। अगर एलजी प्रेजेंट नहीं है, वो कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इस काम के लिए। देखो, आवाज़ अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी डिमांड थी तभी मैं बना रहा हूँ, हालांकि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही बनाने की, डॉक्टर्स ने मना किया ज़्यादा बोलने से। हमने एक्चुअल में आपको बता दूँ, हमने जो टीचर्स लगाए हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो नोट्स है यानी जो स्लाइड्स है, पीपीटी है, वो मैं खुद बना कर दे रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की बात नहीं करनी, क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, सिर्फ आवाज़ जो है वो अदर टीचर्स की रहेगी। अगर आप चाहते हो कि अदर टीचर्स बनाएं तो आप कमेंट ज़रूर करें। सेक्शन 25 डील करता है वोटिंग इन द असेंबली एंड quorum ऑफ द असेंबली। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जो असेंबली की quorum होगी वो कितनी होगी? 1/10। यानी किसी भी सेशन, जो असेंबली की मीटिंग होगी, सेशन होगा, उसके लिए एटलीस्ट एक 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 मेंबर जो है वो कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो है वो सेशन हो सकेगा। सेक्शन 26 कह रही है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी किस केस में, किस कंडीशन में जो मेंबर्स होंगे असेंबली के, यानी एमएलए होगा, वो अपनी सीट को वैकेंट करेगा। ये याद रखना, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये याद रखना, कोई भी पर्सन, एमएलए भी और एमपी भी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि वो एमएलए भी हो एमपी, पहले एमपी है, अगर वो एमएलए के इलेक्शन लड़ने फिर एमपी नहीं हो, एमपी की सीट छोड़नी पड़ेगी। यहाँ अगर वो एमपी है, एमएलए है, एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो वो एमएलए की सीट उसको वैकेंट करनी पड़ेगी, वेकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इफ़ यू रिज़ाइन बाई राइटिंग टू स्पीकर, देखो अगर कोई एमएलए रिज़ाइन करना चाह रहा है, वो किसको लिखेगा रिजिग्नेशन लेटर? स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर को, ठीक है। इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द असेंबली फॉर 60 days विदाउट परमिशन ऑफ द असेंबली। सेक्शन नंबर 27, सेक्शन 27 क्या कह रही है? डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी अगर ये पॉइंट्स कोई भी आते हैं तो एमएलए नहीं बन सकता, लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं बन सकता। कौन? अ मेंबर शैल बी डिसक्वालीफाई इफ़, अगर वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस केस में वो एमएलए नहीं बन सकता। दूसरा आ गया, इफ़ ही इज़ डिसक्वालीफाइड बाय बीइंग एमपी, अगर वो एमपी है तब वो एमएलए के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एमएलए नहीं बन सकता। सेक्शन नंबर 28 में कहा गया डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर। एंटी डिफेक्शन लॉ आपने डिटेल से पढ़ा होगा, पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से हम इसको डिफेक्शन लॉ को डिटेल से देख लेंगे। सेक्शन 31 कह रहा है सैलरीज एंड अलाउंस शैल बी डिटरमाइंड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो सैलरी अलाउंस क्या होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिटरमाइन करेगा। सेक्शन नंबर 32 डील करती है पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक द लॉज। देखो
पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी मैटर्स में लॉज बना सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 47 डील करती है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ये पूछी जा सकती है विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये डील करती है 47 सेक्शन। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 2020 में जो एक्ट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड, उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हो चुकी है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। देखो आपको मैंने एक और सेक्शन बताई थी LG के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताएं कौन सी सेक्शन की बात की थी मैंने LG के रिलेटेड। LG एड्रेस करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को 21 सेक्शन नंबर 21 जो बहुत इंपॉर्टेंट है LG के रिलेटेड। इसी तरह सेक्शन 52 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है LG के रिलेटेड। 52 सेक्शन में मेंशन है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ LG। सेशन नहीं होगा जिस टाइम, उस टाइम में अगर कोई ऑर्डर निकालना हो तो क्या होता है, फिर LG एक ऑर्डिनेंस पास करता है, वो भी एक टेम्परेरी ऑर्डर ही समझ लो, टेम्परेरी लॉ ही समझ लो, जो कि ऑर्डिनेंस के द्वारा पास किया जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस पावर ऑफ LG सेक्शन नंबर 52 में मेंशन है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। 6 वीक तक जो है वो इसकी डेट रहेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 53, ये तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52, 53, 57 एंड 75 चारों सेक्शंस आपने याद रखनी है, ठीक है। 53 सेक्शन डील करता है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको याद रखना है, टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है जैसे MLA है टोटल, तो उसके 10% से कम नहीं होने चाहिए कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। 10% यानी अगर सपोज 90 टोटल MLA है तो 9 से कम नॉट एक्सीड 10%। 10% से ज़्यादा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। 9, लेकिन अभी 8% कितने कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर 6, अभी परसेंट कितने हैं 6 हैं ओनली। तो यहाँ पर बताया 10% यानी 9 होते हैं, 10%, 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट एक्सीड 10% है तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये सेक्शन नंबर 53 में मेंशन है। सेक्शन 57 क्या कह रही है, एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K। आपको बता दें 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर बाई कैमरल स्टेट थी। बाई कैमरल होता है जिसमें 2 लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, यानी MLA भी और MLC भी। अब जो है काउंसिल खत्म हो गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रही है, देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी MLC नहीं है हम जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी के। ये सेक्शन नंबर 57 में मेंशन है। सेक्शन 75 कह रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन फॉर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, ये दोनों यूटीज़ के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। 75 सेक्शन में ये मेंशन है। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक पर 2-2 घंटे की वीडियोस मिलेंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। जस्ट 2 मिनट में आपको बताऊंगा इसके बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस अमेंडमेंट में चेंजेस लाई गई रीइलेक्शन एक्ट में, वो था जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है इस अमेंडमेंट का। और जो भी सीट वैकेंट थी POK के लिए वो पहले भी थी और इसमें भी यही बताया गया कि 24 सीट्स वैकेंट रहेंगी। आपको बता दें 114 में से 24 वैकेंट, तो बाकी कितनी बची 90 सीट्स। और इन 90 में से यहाँ थोड़ी सी चेंजेस आई है। 90 में से अब जो है एट प्रेजेंट की बात करें इस अमेंडमेंट के बाद, कश्मीर के लिए 47 सीट्स रखी गई हैं और जम्मू के लिए 43 सीट्स रखी गई हैं, ठीक है। 47 जो है कश्मीर के लिए और 43 जो है वो जम्मू के लिए सीट्स रखी गई हैं 90 में से, ठीक है। 90 MLA में से 47 कश्मीर से बनेंगे और 43 जम्मू से। ये अभी रिसेंटली आपने देख भी लिया, इलेक्शन हो चुके हैं। और ये जो 7 न्यू ऐड किए गए 107 से 114 तक जो लाए गए, 7 जो नए MLAs की असेंबली की सीट ऐड की गई, इसमें से 6 जम्मू में ऐड की गई और 1 जो है वो कश्मीर के लिए ऐड की गई थी। रिजर्वेशन में भी यहाँ पर चेंजेस लाई गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर 9 सीट्स ST के लिए रिजर्व की गई और 7 सीट्स जो हैं वो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 आपने 3 और 4 में LG की नॉमिनेशन पे याद रखना है। देखो LG जो है वो नॉमिनेट करेगा 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इन 2 में से एटलीस्ट एक जो है वो वुमेन होगी। हो सकता है कि दोनों के दोनों वुमेन है, लेकिन कम से कम इन दोनों कश्मीरी माइग्रेंट में से एक वुमेन होनी चाहिए। ये LG नॉमिनेट करेगा। और साथ में आपने याद रखना है LG कैन नॉमिनेट 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। या डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या हो गया, डिस्प्लेस यानी जो 1947 की जंग या फिर 65 की 71 की जंग के दौर में POK से इंडिया, जम्मू कश्मीर या फिर इंडिया के किसी पार्ट में या जम्मू
कश्मीर के या इंडिया के पार्ट में मूव हो गया था, आ गया था, तो उसके लिए स्पेशल सीट है जो एलजी नॉमिनेट करेगा। अब आपको पूछा जाए टोटल नॉमिनेशन कितनी होगी, एलजी अब टोटल 5 नॉमिनेट करेगा। 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वुमेंस 2 नॉमिनेट करेगा एलजी, और इसके बाद 3 अभी आपने देखे, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स और 1 डिस्प्लेस। ठीक है, 90 सीट तो आपके सामने है, प्लस 5 जो है वो एलजी नॉमिनेट करेगा। तो ये था इतनी सी बात, 1 घंटे की यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है इस अमेंडमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 5 शेड्यूल्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। शेड्यूल फर्स्ट डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से, यानी राज्यसभा से डील करता है। तो आपको याद रखना है राज्यसभा की 4 सीट्स हैं जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख के लिए कोई सीट भी नहीं, ना पहले थी ना अब है। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल डील करता है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज ऑफ जे.एंड.के लद्दाख, यानी लोकसभा से। तो लोकसभा की जम्मू और कश्मीर की 5 सीट्स हैं और 1 सीट है लद्दाख के लिए, ये आपको पहले भी हमने बता दिया है। थर्ड शेड्यूल डील करता है असेंबली कंस्टिट्यूंसीज ऑफ जे.एंड.के, जो कि एमएलएस के बारे में 90 एमएलएस हैं। और इसके बाद आपका आता है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 डील करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। आप सबको बता चुका हूँ, एमएलए जो मिनिस्टर्स ओथ लेंगे वो किसके सामने ओथ कौन लेगा, इनकी एलजी लेगा ओथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 5th शेड्यूल में मेंशन है सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटी, और इसमें कुछ डाटा आपने याद रखना, सभी पूरे एक्ट्स याद नहीं रखने लॉज, इतना आपने याद रखना है। 106 सेंट्रल लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर यूटी पे, और 153 स्टेट लॉ जो है जम्मू कश्मीर के उसको रिपील कर दिया गया है, और 166 ऐसे लॉज हैं स्टेट ऑफ जो जम्मू कश्मीर स्टेट के जो अभी भी इन फोर्स रहेंगे, रिमेन इन फोर्स। तो ये आपने 5th शेड्यूल को भी साथ में याद रखना है, बिल्कुल सिंपल वे में 5 शेड्यूल आपको बता दिए। की नॉलेज चेक करते हैं आपने कितने अच्छे से वीडियो देखा और समझा। आपके सामने मैं 10 क्वेश्चंस ला रहा हूँ, जल्दी से हम कवर करेंगे इन 10 क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें ये पूछे गए थे 10 क्वेश्चन जेके एसएसबी के द्वारा। अब जल्दी से आपने आंसर करना है, देखते हैं आपको कितना ये समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर, कौन सी यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर बनाएगी इस एक्ट के द्वारा। तो आप सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर इज लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द जे.एंड.के यूटी, और उसको वो कौन सा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एलजी होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, एडवोकेट जनरल होगा। ये अभी हमने ऊपर देखा भी है और आपको पता भी होगा, आंसर इसका बी रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता दिया, पुडुचेरी मॉडल आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल यूटी है जम्मू कश्मीर के साथ जो है एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 239A। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कौन सी तारीख को प्रेसिडेंट के असेंट मिल जाते हैं, प्रेसिडेंट का साइन कब होता है इस बिल पे और ये फाइनली एक्ट बनता है। तो ये हुआ था, कब हुआ था जल्दी से बताएं, तो ये हुआ था 9 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो कितनी वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो नॉमिनेट कौन करेगा ये आपको पता है, एलजी नॉमिनेट करेगा। कितनी वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा, और ये करेगा नॉमिनेट एलजी 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ 2025 यानी एट प्रेजेंट बात करें, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शंस और शेड्यूल्स हैं, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी जम्मू कश्मीर शैल बी, तो टोटल मेंबर जम्मू एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टोटल मेंबर कितने होंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको चेंज कराऊंगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 114 ऑप्शन में नहीं था, 107 ही आंसर था, लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से आंसर इसका 14 रहेगा, 14 इसका। अभी जो है एट प्रेजेंट आप इसका आंसर 114 ही लगाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनती है लद्दाख, यूटी लद्दाख में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो यहाँ पर जो ये जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बना था तो यहाँ पर ले एंड करगिल इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आई थी, ये आंसर रहेगा। हालांकि अभी जो है एट प्रेजेंट 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, a list of all the central laws made applicable to the UT of J&K is provided under which schedule of J&K Reorganization Act 2019? कौन से शेड्यूल में बताया गया है सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे यूटी पे? तो ये शेड्यूल नंबर 5th में मेंशन किया गया है, 5वें शेड्यूल में मेंशन है। Question number 10, the Jammu and Kashmir Reorganization Act has introduced certain changes in the state and the union territories section of the constitution. आपको बता चुका हूँ, पहली इंट्रोडक्शन में बताया था जम्मू एंड कश्मीर रियासत एक्ट की वजह से कौन से शेड्यूल में चेंजेस लाएगी। इंडिया के कौन से शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई थी। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। फालतू का टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको बताई जाएंगी। नोट्स भी बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड होंगे, प्रिसाइज, और हर एक पॉइंट वहाँ पर मेंशन होगा। इजी वे में लिखे गए नोट्स आपको मिलेंगे। आपको ये चीज़ें जो मेंशन है, सारी चीज़ें इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाएं कि आपको इसी आवाज़ से वीडियोस चाहिए या जो हमने टीचर्स रखे हैं उनसे आप वीडियो कंटिन्यू बनाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।